क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर
ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है, अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी संभाषा 8:15 बजे रात को नित्य चलती है, 9:30 बजे तक ये चलती है और इसमें क्लिनिकल केसेस डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ विनीता चौहान जी, प्रवीण कश्यप जी, महेश कुमार प्रजापति जी, अजय कात्यायन जी, रियलमी 10 Pro 5G, वैद्य शशि तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी और भी जुड़ेंगे यहाँ पे। हमारी प्रातःकालीन सत्र संहिता पठन और विवेचन सब प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हो गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप उस सेशन में भी ज्वाइन करें और आप अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स उसके ज़रूर देखें। संहिता का पढ़ना, संहिता को समझना एक बहुत और सुबह के समय में बहुत ही एक अच्छा उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी सोच में, आपकी लाइफ में। हमने अभी गृहिणी चिकित्सा का गृहिणी अध्याय चल रहा है, 74वां श्लोक कंप्लीट किया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अभी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में हमारा जो उद्देश्य है वो है कि आप के केसेस यहाँ पे डिस्कस हों, आपके अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकले। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी कोई केस शेयर हुआ है अभी ग्रुप में, मैं देख रहा था। ये शायद साक्षी अग्रवाल जी ने लिखा है इसमें, मेरी फ्रेंड के पापा को ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ है 3 मंथ पहले, अभी उनकी रेडियो और कीमो चल रही है। तकलीफ हो रही है और वीकनेस है, वेट लॉस हो रहा है। उन्होंने ऐसा भी बताया कि पिछले 15 साल से करीब उन्हें सोते समय रात में दांत खिटखिटाते हैं और ये अभी भी होते हैं, जिसके कारण वो अपनी टंग को ही बाइट कर लेते हैं। प्लीज मुझे बताएं कि उन्हें आयुर्वेद में वेट बढ़ाने, वीकनेस और MUU के चले में क्या दे सकते हैं, ये इन्होंने पूछा है। सर मुंह के छाले। इनका जो प्रश्न है ये शायद यहाँ आई नहीं है, अभी संभाषण में ज्वाइन नहीं हुई है, लेकिन अगर उनको डिस्कस करना हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, चर्चा इसमें हो सकता है। उन्होंने फोटोग्राफ भी शेयर किया है, मैं वो फोटोग्राफ शेयर कर देता हूँ आपके सभी को, ताकि जो लोग फेसबुक में भी देख रहे हो तो अगर कुछ इसमें अपना मंतव्य देना चाहें तो दे सकते हैं। हमारे देखने वाले सेशंस बहुत दूर दूर तक हैं, तो मैं केस आपके समक्ष शेयर कर देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे इसमें क्या किया जा सकता है, व्हाट इज द बेस्ट एंड ऑप्शन फॉर दिस। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसमें भी किन्होंने ओरल कैंसर लिखा है, किस आधार पे लिखा है ये तो वही बता पाएंगे। क्या इसका ऐसा कोई डायग्नोज हुआ है या कोई ऐसा कुछ ऐसा इसमें कहीं कोई रिपोर्ट में बायोप्सी में इस तरह की चीज आई है तो बता सकते हैं। बाकी कैंसर में कीमोथेरेपी चल रही है तो डेफिनेटली बायोप्सी हुई होगी। इसमें आप एक तो जो वीकनेस का कारण जो होता है वो कैचेक्सिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें वेट लॉस होता है। इसमें जो है थोड़ा सा हमें ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाए और साथ में जो धातु क्षय की स्थिति है, ये रियलमी 10 Pro 5G
आपका नाम तो इसमें आ रहा है पर आपका शुभ नाम नहीं आ रहा है। अपना नाम बता दीजिए तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ नाम। अनामिका मुखर्जी जी का भी स्वागत है। यहाँ पे दिख रहा है इसमें एक फ्लैग्स तो इनके टंग पे दिख रहे हैं मुझे, और ये संभवतः सीमा जी हैं। अच्छा, स्वागत है आपका। तो ये शायद संभवतः ये है उसी का केस है। इसमें आप जो है वो मुख व्रण रोपण शोधन इस गण के द्रव्यों से आप कवल करा सकते हैं, गंडूस करा सकते हैं। गंडूस इसमें काफी प्रभावी रहेगा। कवल और गंडूस बहुत कॉमन है इसमें। आप ऐसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो व्रण का रोपण करे और व्रण को जो है वो व्रण को एक प्रकार से वहां उस एरिया में व्रण के बनने की और साथ में जो कैंसरस सेल्स के बनने की प्रक्रिया को रोके। हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो आप पढ़ेंगे, आपको ऐसे बहुत सारी औषधियां जिनका प्रयोग कवल में किया जाता है। साथ में आप वहां पर और भी कुछ चिकित्साएं दे सकते हैं। बहुत सारी हमारे आयुर्वेद में इस प्रकार की औषधियां हैं तो वो आयुर्वेदिक ही या एलोपैथिक, उसका नाम भले ही दे दिया गया हो। तक्र भी काफी अच्छा काम करेगा। तक्र काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, और यहाँ केवल ओरल की बात मैं कर रहा था। तक्र तो काम करेगा क्योंकि हेपेटाइट भी, उसकी अग्नि भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई होगी तकदीर जी। तक्र तो वहाँ काम करेगा, लेकिन जो इसका स्टेटस है वो क्या है देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बता रही है कि जो है वो वेट लॉस हो रहा है और 15 साल से 3 मंथ पहले डायग्नोज हुआ है। तो इसका हिस्ट्री ऐसा नहीं, पुरानी हिस्ट्री रही होगी उसकी। आदित्य जी, आप भी अपना मंतव्य रख सकते हैं। ये तीन तीन महीने पहले डायग्नोज हुआ है, पर ये उसकी प्रोग्रेशन जो है थोड़ा पहले से रही होगी, पता नहीं चला होगा। फिर इसके साथ में हिस्ट्री भी लेनी बहुत जरूरी है कि क्या ये किसी प्रकार का गुटखा वगैरह का सेवन तो नहीं करते थे। थोड़ा सा हेतु भी देखना पड़ेगा इसका। इसीलिए केवल दांत किटकिटाना इसका कारण नहीं होगा। इसका कारण जो है वो कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि या हो सकता है ये सुरती, तंबाकू, खैनी इस तरह की चीज खाते रहे हों, गुटखा वगैरह खाते रहते रहे हों। मोस्ट कॉमन कॉज जो है ओरल कैंसर का ये गुटखा रहता ही रहता है। तो ये मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा हेतु निकलेगा इसमें, इस पे गौर करने की जरूरत है। बाकी इसका ट्रीटमेंट वही है जहां तक मेरा ख्याल है। इसमें कवल और गंडूस इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इसमें बाकी वैद्य लोग अपना ला राय मशविरा दे सकते हैं अभी जब वो आ जाएं। उसके बाद एक और शायद यहाँ पे कोई और सवाल पूछा था यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कुछ केसेस शेयर किए हैं, बहुत अच्छा सत्य प्रकाश वर्मा जी ने। ये मेरवाइट्स के केसेस में ब्लड डिसेक्शन का वीडियो शेयर किया आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो ये ब्लड डिसेक्शन करते हैं ना, ये ब्लड डिसेक्शन जो आप देख रहे हैं, मैं इसको शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसको मैं शेयर करूंगा तो ये फेसबुक पे ये लेक्चर ही बैन हो जाएगा। तो ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंपली जो है एक उससे होल्डर से उसको पकड़ा है पाइल मास को, और आपने देख रहे होंगे कि वहां पर एक जो है वो एक आप देख रहे होंगे उसको ब्लंट जो है एक निडल से उसको डाइसेक्शन किया जा रहा है उसका। ये एक्चुअली, लेकिन हम जो करते हैं, जो हमने सीखा है, मैं बताऊं आपको अपना पर्सनल अनुभव, ये मैंने एक ट्रेडिशनल वैद्य से सीखा है। इसमें कुछ नहीं करना है, भले तकलीफ होती है इसमें, लेकिन ये बहुत बढ़िया है जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी शायद हमारे दूसरे एनोरेक्टल विशेषज्ञ नहीं है, नहीं तो उनसे इस बारे में और अच्छी चर्चा हो जाती। चंद्रशेखर जी अभी शायद नहीं है। इसमें करते क्या है, इसमें लिग्नोकिन से वहां पे इंजेक्शन कर देते हैं लोकली, जो आप देख रहे हैं 4th डिग्री पाइल मास दिख रहा है, पूरा बाहरी आ गया है। और फिर क्या करते हैं, उसके रूट में जो है वो सिंपल थ्रेड को जो है जाके बांध देते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक तो कटता नहीं है, पहली बात, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। पेशेंट को लिग्नोकेन दिया होता है और ओरली भी हम एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। धीरे धीरे ब्लड सप्लाई रुकने के बाद वो पोर्शन डेड होकर के रूट से ही बाहर निकल जाता है 2-3 दिन के बाद। हाँ, इसमें 2-3 दिन तकलीफ बहुत होती है, और लेकिन ये बहुत सेफ है। मैंने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। साथ में जाते हुए तेल आप सिरिंज से अंदर पुश कर दीजिए। सिंपली इस केस को आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये लाइगेशन की टेक्निक है। दूसरी वीडियो में इन्होंने लाइगेशन दिखाया, उससे हम देखिए किस प्रकार से होल्डिंग फोर्स जो ये पाइल मास होल्डिंग फोर्सेप्स से पाइल मास को पकड़ा है। पकड़ने के बाद उस वीडियो को आप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है आपके।
और उसके बाद जो है आप जरूर देखिए, और आप इस चीज का, आपके पास एक केसेस बहुत आते होंगे और आएंगे आपके पास, किस प्रकार से उसको उसके जो रूट पर किस प्रकार से जो लाइगेट करके उसको जो है वो डेड किया जाता है और फिर वो अपने आप निकल जाता है। ये बहुत 100% ये सक्सेसफुल रहता है। ये ट्रीटमेंट जो है आदित्य जी, ये बहुत ही सक्सेसफुल है। पर इसमें ये जो कर रहे हैं ना, ये निडल डाल के, सॉरी, ये जो है स्टिचिंग टाइप से वो एक निडल डाल के अंदर से उसको इंटरनली डिसेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं करते हैं। ये हम नहीं करते हैं इसमें। हम इसमें सिंपली उसके रूट पे थ्रेड लाइगेट कर देते हैं। अरे अजय कात्यायन जी, आपको एडीएफ से रिमूव कर दिया हमने, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है वो ऐप को पहले हटाइए ना अपने मोबाइल से, आप उसको पहले हटाइए और फिर डाउनलोड कीजिए और स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है सर। सर ये कात्यायन जी, जो सर ये जो ऑपरेशन मतलब ये जो प्रोसीजर करते हैं इसके बाद उपरांत भोजन में क्या देते हैं, क्योंकि वो रास्ता तो कुछ समय के लिए बंद रहेगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आदित्य जी, इसमें हम क्या करते हैं। मैं तो बहुत मैंने केसेस किए हैं इस पे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे पेशेंट आया, जो इस स्टेज में आया, तो पहले वो डेफिनेटली वो जो केस इस तरह के आते हैं 3rd डिग्री 4th डिग्री पाइल मास के, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री लेके आते हैं। और ये पेशेंट आते हैं तो उनको एक आदत ही होती है कि जब भी वो मल त्याग करते हैं तो वो पाइल मास बाहर आ जाता है, तो वो फिंगर से उसको अंदर इंसर्ट करते हैं। वो आते हैं इस प्रकार के पेशेंट्स, हल्का सा आप उसको कहेंगे जोर लगाओ तो पूरा पाइल मास बाहर आ जाता है। तो उसको हम जो है लिथोटमी पोजीशन पे लिटा देते हैं। मैंने तो देखा है कि कई हमारे ट्रेडिशनल जो वैद्य हैं वो कुछ नहीं करते, वो सिंपली करवट लिटाते हैं, जैसे हम बस्ती चिकित्सा देते समय बस्ती के लिए जिस प्रकार से हम राइट लेटरल पोजीशन पे लिटाते हैं, वैसे लिटा के कहते हैं बाहर जोर लगाओ। बाहर जोर लगाने के बाद थोड़ा सा गुदा को, स्फिंक्टर को डायलेट कर देते हैं और सिंपली जो है लिग्नोकेन का इंजेक्शन होता है, जाइलोकेन विथ एडीआर, इसका इंजेक्शन वहीं पर लोकल रूट पे लगा देते हैं। लगाने के बाद वो पूरा एरिया शून्य हो जाता है। उसके बाद पाइल मास होल्डिंग फोर्सेप्स उसको पकड़ के उसके रूट में जो है सिंपल बार्बर थ्रेड है, उसको आप बांध दीजिए कस के। बार्बर थ्रेड भी नहीं, मैं एक सिंपल आपको थ्रेड आता है जो यूज किया जाता है जनरली थ्रेडिंग के लिए, या कोई भी इस प्रकार की चीज जो क्षार का यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। क्षार क्या करता है, क्षार सूत्र जो है वो इमीडिएटली उसको काट देता है पाइल मास को, तो बड़ी दिक्कत होती है, एक भयंकर ब्लीडिंग होती है। तो हमारा उद्देश्य पाइल मास को काटना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य लाइगेट करके उसके रूट को ब्लॉक कर देना होता है। आपका सवाल था कि उसको मल त्याग करने में परेशानी होती होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस दिन किया जाता है उस दिन हम पहले ही कहते हैं कि पूरा आप फ्रेश होके आओ, यानी कि आप पूरा इवैक्यूएट करके आओ, बल्कि हम एक दिन पहले उसको मृदु विरेचक द्रव्य दे देते हैं। और जिस दिन हम ये करते हैं आदित्य जी, उस दिन पहले ही कहते हैं खाना जो है आज कम खाना, यानी कि भोजन की मात्रा कम कर देते हैं ताकि फीकल मैटर कम बने, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस के बाद पेशेंट को रिकवर होने में कम से कम एक मतलब आज हमने किया। और जनरली हम क्या करते हैं आदित्य जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम इस प्रोसेस को शाम को करते हैं। शाम को करने से क्या होता है, पेशेंट घर जाता है, वो आराम करता है, सोता है, नहीं भी सोता है तो बिस्तर पे रहता है, एक्टिव लाइफ नहीं रहती। सुबह उठता है, कहते हैं जितनी लेट तुम्हें प्रेशर बने उतनी लेट जब खुद बने प्रेशर तब जाना। तो ये हम प्रोसेस करते हैं आदित्य जी इसमें। और तकलीफ थोड़ी सी उसको होती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो हम उसको लिग्नोकेन का ही ऑइंटमेंट आता है, वो कहते हैं अंदर पुश कर लो या जात्यादी तेल पुश कर लो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आदित्य जी। और ये 100% कारगर है। आपको चौथे पांचवें दिन ही पेशेंट जो है वो एकदम नॉर्मलसी पे आ जाता है जी। और कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, ये जैसे जो गुदाभ्रंश रहता है इसको फिर निकालते नहीं, अंदर लाइगेट कर देते हैं। ये गुदभ्रंश नहीं है आदित्य जी, ये तो पाइल मास है, 3rd 4th अच्छा डिग्री पाइल, पाइल हाँ मास। हाँ, मतलब गुदभ्रंश में तो हम कुछ करना ही नहीं है। गुदभ्रंश में तो हमने सिंपल जो है वो अंदर ही जो है हम उसको अंदर से एक प्रकार से ब्रह्मण चिकित्सा देते हैं, शुक्र बहुत अच्छा सारे। सर, मैं गुदभ्रंश का अर्थ नहीं आता, मतलब जो पाइल्स हैं, जो 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 हाँ 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 पाइल मास है, जो हाँ हाँ पहले वेस्कुलर स्ट्रक्चर था, वो धीरे धीरे म्यूकोसल हाइपरट्रोफी होके जो बाहर आया है, हाँ। तो सर उसको अंदर जाके हम वापस स्टिच कर देते हैं, ये यही करते हैं उसको, लेकिन नहीं नहीं जैसे। नहीं, स्टिच नहीं करते उसको। क्या करते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं उसकी जड़ को ना, उसको पूरा बाहर निकाल के, हम्म। और फिर हम थ्रेड को क्या करते हैं, थ्रेड को फोल्ड करके उसको अंदर उसके रूट में जाके उसको टाइट करके बांध देते हैं। जी सर। राइट, टाइट करके बांध देते हैं तो जो मांस है उसमें मांस जो है उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो पार्ट डेड हो जाता है धीरे धीरे, और डेड होकर के वो जैसे कोई फल जो है वो
फॉल ऑफ कर तो जाता है। हाँ वो सूख करके गिरता है, वैसे ही वो पाइल मास लैट्रिन से ही निकल जाता है बड़े आराम से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। और जो ये वीडियो में जो प्रोसेस दी है इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो इसमें हीमोस्टैटिक ड्रग देनी पड़ती है। तो हम जितना एलोपैथ का इस्तेमाल कम करें और जितना हम आयुर्वेद से अपने मरीज को कर पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं इसमें लिग्नोकेन, जाइलोकेन, एडीआर तो हमें लगाना ही पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि हम बिना लोकल एनेस्थीसिया कर लेंगे तो ये बहुत ये मानने वाली बात नहीं है। अजय कात्यायन जी, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ सर, परेशान मत होइए। आपने डाउनलोड कर लिया, मैं आपने स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन कर लिया होगा, आप जुड़ जाएंगे। आप तो वैसे भी हमारे आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, क्यों चिंता करते हैं आप, यहाँ तो सब कुछ आपको मिलता ही है। ठीक है आदित्य जी, अजय जी कुछ पूछना है आपको? सर क्लासिकली सर ये जब हाँ बोलिए जब बोलिए। जब मिनट है। लोकल एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं था क्लासिकली, तो किस प्रकार मतलब पकड़ के करते देखिए थे उसको? आदित्य जी जब बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। जब लोकल एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं था तो ये प्रोसेस कैसे की जाती थी? ये प्रोसेस वैसे ही की जाती थी, इसमें ओरली एनेस्थेटिक्स का प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे हमारे यहाँ मसल रिलैक्सेंट और ओरली एनेस्थेटिक्स रहे हैं हर्ब्स के सोर्सेस से जिनको दिया जाता था, लेकिन ये 100% फैक्ट है। मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि इतना सब करने के बाद भी पेशेंट में कई बार पेन होता है, पेशेंट चिल्लाता है, पेशेंट का यूरिन रुक जाता है पेन से, ये होता है। लेकिन ये बेरेबल होता है, पेशेंट एक दिन बर्दाश्त कर लेता है। हमें आज हमारे पास, लेकिन मैं ये बता दूं जो लोग भी ये काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एनाल्जेसिक्स का सहारा लेना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक्सेप्ट करने में कोई, हमें कोई जो है वो, यहाँ पे अगर जो भी एनोरेक्टल का काम करते हैं उनको एलोपैथिक मेडिसिन में लिग्नो जाइलोकेन और कभी न कभी आपको एनाल्जेसिक्स और यहाँ तक कभी कभी हीमोस्टैटिक ड्रग्स का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसमें एलोपैथिक के बगैर प्रयोग के हम जो है केवल आयुर्वेद से हम कैसे कर लेंगे। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि पहले जब ये कोई हमारे पास इस प्रकार की टेक्निक्स नहीं थी, इस प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे, तो निश्चित रूप से ये प्रोसीजर जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर जो किए जाते थे इस पे पेन बहुत होता था। इसीलिए आदित्य जी उस दौरान जो है जो इस प्रकार की चिकित्सा करने वाले वैद्यों को निकृष्टतम वैद्य की श्रेणी में रखा जाता था, और वो बुद्ध काल था। और उस समय में धन्वंतरी संप्रदाय के चिकित्सकों को जो है वो मार मार के उनकी संहिता ग्रंथों को जलाया गया, उन्हें भगाया गया, समाज से तिरस्कृत किया गया इसी वजह से। और बाद में यही चीज जो है वो एनेस्थीसिया को डेवलप करके वही सर्जिकल प्रोसीजर छेदन, भेदन, एशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। बड़े मजे की बात है, आज भी सर्जरी छेदन, भेदन, एशन, आहरण, विश्रावण और सीवन पर आधारित है। एक एक इसके अलावा एक नई टेक्निक नहीं होगी। छेदन वो भी करते हैं, भेदन वो भी करते हैं, एषण प्रोबिंग वो भी करते हैं, आहरण वहां से रिट्रैक्शन भी करते हैं, विश्रावण भी करते हैं, ड्रेन भी करते हैं, और सीवन सूचरिंग भी करते हैं। लेकिन ये बेसिक टेक्निक एक्सेप्ट नहीं करते कि ये महर्षि सुश्रुत ने दी हुई टेक्निक है ये। तो हमें गर्व है इस बात का। हाँ लेकिन हमें इस बात से थोड़ी सी ये भी है कि एनेस्थीसिया नहीं था उस समय, तो ये टेक्निक्स पेनफुल होती थी आदित्य जी। अच्छा सर एक चीज और, ये क्या और सच निश्चित है रूप मेरे से को? आदित्य जी जब पेनफुल होगी तो कई बार एक्सेसिव पेन के कारण से ओटी में पेशेंट की डेथ भी होती होगी, ये भी बात सही है, मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए जी। सर ये बात सच है क्या कि एक आयुर्वेद में आईवी साइंस का भी कुछ, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जैसे क्या बोलते थे, वो ग्रंथ था जो जल गए थे, ऐसा जी बिल्कुल सही ऐसा कह रहे हैं आप आदित्य जी। बख्तियार उद्दीन खिलजी नाम का एक आक्रांता था, और वो जो है आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो वो जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे वैदिक ग्रंथ, हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, वो बुद्धिज्म को के प्रचार प्रसार का केंद्र बन गया था। हुआ यूं था आदित्य जी, इसमें आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ थे, ये वैदिक ग्रंथ, हमारे जो उपनिषद थे, ये ग्रंथ सबसे पुराने, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने इन सभी ग्रंथों को पे अपने कुछ एडिशंस करके, सब्सट्रैक्शंस करके इसको कुछ लिमिटेड सोसाइटी के पास लिमिट कर दिया, और दूसरे लोगों को पढ़ने पर इस पर पेशेंट ज्वाइन है। अच्छा प्रवीण कश्यप जी, कौन सा पेशेंट ज्वाइन है? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आप अनम्यूट करिए, बताइए। प्रवीण कश्यप जी पेशेंट ज्वाइन है, तो कहाँ है पेशेंट, बताइए नाम क्या है उनका? सर एकता है, सर एकता। एकता जी आपका स्वागत है। एकता जी आप बताइए आपका
कहाँ से हैं, क्या तकलीफ है, आप अपनी कहानी बताइए। यहाँ पे सभी लोग हैं, हम इनकी हिस्ट्री लेंगे। शशि तिवारी जी देखिए जी। एकता जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं आप एकता जी? मैं खैतल से हूँ सर। तकलीफ क्या होती है आपको? सर मेरा बीपी हाई रहता है। बीपी हाई रहता है? कब जी आपने सर। बीपी चेक कराया अपना? सर डेली करती हूँ मैं चेक। कितना रहता है ब्लड प्रेशर आपका? ब्लड 160-70 ऐसे ही रहता है सर। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 22 साल है सर। ठीक है, आपको कोई थायराइड से प्रेग्नेंट। रिलेटेड थायराइड से सर रिलेटेड प्रॉब्लम तो? सर अभी रहने लगा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसी वजह से शायद। तो ये तो इसमें तो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए, और आप किसी डॉक्टर के परामर्श में तो होंगी ना आप? हाँ सर है, दवाई चल रही है। हाँ, तो बीपी को आप मॉनिटर कराते रहिए। बीपी कंट्रोल नॉर्मल सी, थोड़ा सा शुगर भी आप चेक कराइए अपना। ठीक है सर। बीपी और शुगर इसमें जो है वो चेक कराते रहना चाहिए। और आप अपनी डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पे जोड़ा है जिन्होंने, तो उन्होंने आप यहाँ पे अभी मैडम अभी कुछ देर में जुड़ेंगी अभी, या यहाँ पे और भी महिला बहुत सारी स्त्री वैद्य हैं, तो आप कुछ सलाह दे सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में है, मंदाकिनी जी, शशि तिवारी जी और वर्षा कौशिक जी, आप में से जो भी इनको कुछ सलाह देना चाहें तो आप दे जी सकते सर, हैं। बात ये करते केस हैं। है, प्रेगनेंसी में है और हाइपरटेंशन की होता है इसमें नॉर्मली, और ब्लड प्रेशर थायराइड की भी समस्या रहती हो जाती है कभी कभी। शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो TSH T3 T4 TSH में चेंजेज आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कई बार शॉर्ट टर्म के लिए शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, फिर वो बाद में प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मलिसी में आ जाता है। तो आप लोग इस केस को डिस्कस करना चाहें, क्योंकि ये जुड़े हैं बड़े उम्मीद से, तो आप लोग इस पर चर्चा कीजिए। जी मैं सर। आप लोगों को, मैं शशि तिवारी जी और बाकी जो है हमारे साथ वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, इनको होस्ट बना देता हूँ। और फिर आप इस केस को बहुत अच्छी तरह से इनको बताइए, इनकी सलूशन दीजिए, और इनको जो है अच्छे से मतलब बताइए। और आप जो भी एडवाइस करें वो ये जरूर फॉलो करें। पर मेरा तो यही फाइनली एडवाइस रहेगा कि आप जो है अपने चिकित्सक के परामर्श में जरूर रहिएगा, है ना एकता जी? यहाँ पे आपको जानकारी अच्छी मिलेगी, अभी आपको सब बताएंगे यहाँ पे। शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, अब आप इनको बताइए जी। हाँ जी मैम, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। एकता जी। हाँ एकता जी, जी आप अपने अपने आप को वीडियो ऑन करके अपना सामने ऑडियो आप वीडियो लाना ऑन करें चाहें तो प्लीज। आप ला सकते हैं। हाँ जी जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अब आप बातचीत करिए इनसे, है ना? जी सर, जी सर। एकता जी। जी। हाँ। हाँ जी मैम, 22 आपकी एज है ना? दिस इज योर फर्स्ट प्रेगनेंसी? जी मैम। LMP कब का है? क्या मैम? आपका कितने महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है? 6 महीने की हो चुकी है मैम। 6 मंथ की। तो ये बीपी हाई कब से रह रहा है? ये मैम 2-3 महीनों से अभी चल रही है बस। 3 मंथ से लगातार चल रहा है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं प्रॉब्लम था? आप बता पाओगे नहीं। लास्ट टाइम पीरियड कब आया था आपको? हाँ जी पता है, 22 फरवरी को आया था। 22 फरवरी को आया था, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो फर्स्ट टाइम आपको कब पता चला था कि बीपी ज्यादा आ रहा है? मैम मैं बीमार हो गई थी एकदम, मतलब जैसे उल्टी लगने लगी थी। हम्म। बीपी एकदम ज्यादा हाई हो गया था, फिर उसके बाद। नहीं देखो, बीपी तो नापने पर पता चला होगा, आपको क्या लगा था? आप अपना बताओ। हाँ मैम, जिस टाइम घुटन सी महसूस हो रही थी, हम्म। बेचैनी सी हो रही थी, हम्म। और पसीना ज्यादा आ रहा था, धड़कन बढ़ गई थी, सांस तो लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। ये चौथा महीना चल रहा था तब की बात है कि 5वें महीने की बात है? 5वें महीने में। अच्छा, 5वें महीने में ऐसा लगा तो फिर आप डॉक्टर के पास गए होंगे, है ना? हाँ जी। तो फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला बीपी ज्यादा है ना? हाँ जी बीपी। तो बीपी ज्यादा, तो क्या उन्होंने कोई बीपी की गोली चलाई? हाँ जी बीपी की गोली बट्टी चल रही है, लेकिन उसके लेने के बाद भी मतलब बीपी हाई रहता है, दोनों टाइम ले रही हूँ, सुबह शाम। कौन सी ले रहे हो? मैम वो अब मेरा इलाज वहाँ चंडीगढ़ से चल रहा है, PGI से। चंडीगढ़ के हो क्या? नहीं, वैसे तो हम कैथल से हैं, लेकिन चंडीगढ़ से वहाँ एडमिट हुई थी, मैं बीमार हो गई थी, तो वहीं से चल रहा है अब। अच्छा, कैथल के हैं आप?
तो चंडीगढ़ पीजीआई के गायनी डिपार्टमेंट में दिखाया था अपने आपको? हाँ जी, वहीं से चल रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, बीपी की कौन सी मेडिसिन चलाई हुई है उन्होंने? कितनी? हाँ जी एकता जी। लेबलोल। जी। हाँ जी, लेबलोल 100 ml के शायद ही। अच्छा, ये बता। और इसके लेने से जब बीपी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपने उनको बोला कि जी मेरा बीपी तो कंट्रोल नहीं हो रहा है? नहीं मैम, अब जाना आपने था। उनको बोला? पीजीआई चंडीगढ़ दोबारा विजिट किया आपने? नहीं जाना है मैम, अभी हाँ जी। बोला नहीं अच्छा मैम। जाना है, चलिए। अब एक बात बताओ मुझे, नींद कैसी आती है? नींद ठीक आती है मैम, कभी कभी हो अच्छे जाता है से सो लेते बेचैनी। हो? हाँ, रात को तो सही आ अच्छा, जाती है, दिन में नहीं आती। और पेट साफ होता है कि नहीं? हाँ जी, सही होता है। नहीं कोई बात नहीं, दिन में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आराम। अच्छा, पेट अच्छे। हाँ जी। हाँ जी मैम, जी, पेट तो अच्छे मैं साफ पूछ हो रही गया। हूँ पेट आपका अच्छे से साफ हो जाए? हाँ पक्का? जी हाँ जी। अच्छा, जो सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड हुआ है वो हुआ है? हाँ जी हुआ 18 है। to 20 वाला अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मैम, कोई तकलीफ नहीं। वो अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा है। हाँ जी। आप ऐसा करिएगा, अपने डॉक्टर को शेयर कर दीजिएगा, अपना अल्ट्रासाउंड दिखाइएगा, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे जो जो अभी तक जितने अल्ट्रासाउंड आपके हुए हैं। ठीक है? जी। आपके हिसाब से आपका पेट अच्छे से साफ होता है ना? जी। पक्का? हाँ जी। ऐसा तो नहीं था बीच बीच में कब्ज होती रहती है? नहीं, अच्छा, पेशाब कैसी होती है? ठीक है, वो भी नॉर्मल पहले की तरह ही है। ऐसा तो नहीं है कि पेशाब बार बार लगती है, पेशाब लग कर आती है, पेशाब में नहीं, जलन पीलापन वगैरह कुछ रहता हो? नहीं मैम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो। बीपी जब ज्यादा रहता तो खाने पीने में क्या परहेज करना शुरू किया? मैम, ये नमक का नहीं खाते अब बस। तो मतलब दूध रोटी वगैरह खाना शुरू किया है? हाँ जी मैम, दलिया खा रहे हैं बस। दलिया खा लेते हैं, रोटी रोटी नहीं खाते, बस जूस जूस पी रहे हैं मैम अब तो। मौसमी का जूस पी लेते हैं, फल वगैरह खा लेते हैं। तो क्या खाना बंद करके रखा है बिल्कुल? नहीं मैम, दलिया खा रहे हैं नहीं। नहीं, दलिया खा रहे हैं, रोटी बिल्कुल बंद है? नहीं, एक आधा टाइम बस, एक आधी खा लेते हैं मैम। नहीं तो रोटी फिर सब्जियां दाल से ही खाते होंगे ना? मैम, उसके में ये नमक नहीं घेरते, दूसरा घेर लेते हैं, काला नमक वगैरह। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये बिस्किट नमकीन वगैरह ये सब चीजें खाते हो? कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते हो? तो मैम, ये तो बंद है मैम, पथरी भी है मुझे तो, पथरी करके बंद है। अच्छा, ये पथरी की प्रॉब्लम कितने दिनों से है या कितने सालों से है? मैम, ये तो जनवरी में हुई थी, जनवरी में पता लग गया था। अच्छा, जनवरी में पता चला पथरी है। कितनी बड़ी है? ये एक तो दो है मैम, एक 4 mm की, एक 12। किडनी में 3 पथरी हैं, है ना? दो। आपने कहा 2 mm, 4 mm, 12 mm बताया ना? नहीं, मैं कह रही मैम, दो पथरी हैं, एक 4 की है, एक 12 की है। अच्छा, एक 4 mm की, एक 12 mm की, 2 पथरियां हैं आपकी किडनी में। तो एक बात बताओ, यूरिन का प्रेशर वगैरह रोकने की आदत थी या पानी कम पीने की आदत थी या क्या आदत थी? मैम, पित्त में है, पित्त की थैली में है। अच्छा, पित्ते की थैली में है। तो क्या कुछ उल्टा पुल्टा खाने की ज्यादा आदत थी? नहीं बाजार की मैम, जंक फूड? नहीं, कुछ नहीं खाते थे उल्टा पुल्टा, तो पता नहीं कैसी होगी। अच्छा, तो मैंने भी पित्ते की बहुत थैली पीती में थी मैं तो। पथरी है और इधर ये परेशानी हो रही है ना? हाँ जी, उल्टी अभी लगे। शादी को कितने दिन हुए मैडम आपके? शादी को मैम 8 महीने हुए हैं। अच्छा, शादी को 8 महीने हुए हैं और फरवरी से आप प्रेग्नेंट हैं, है ना? हाँ जी। चलिए, कोई बात नहीं है। तो अभी तो ऐसे कुछ खास हेतु, अच्छा कुछ और बता सकते हैं आपका? वैसे तो कुछ हेतु अभी निकल नहीं रहा। प्रेगनेंसी में कई बार होता है इटसेल्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो होता है, उसमें प्रेगनेंसी ही वजह होती है। वो सब कई बार अल्ट्रासाउंड में भी आता है। 1 मिनट, अभी आपसे कुछ लोग और भी पूछेंगे।
मैम गीता वैसे मैम क्या है, वर्षा कौशल मैम, प्लीज आप लोग भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आपको एडवाइस तो किया जाएगा मैम, डोंट वरी बी हैप्पी। आप उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि टेंशन जितना ज्यादा आप लोगे उतना आपका बीपी राइज होगा, ठीक है। जी। तो सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो ये है कि एक अच्छी नींद आना, मतलब जो आप रात में सोते हो कि 7-8 घंटे, वो एक बहुत बढ़िया नींद आनी चाहिए। जैसे जो आप परहेज कर रहे हो कि ठीक है हम रोटी कम खाते हैं, मतलब वो सीधा नमक से खा लेते हैं, बट कई बार होता है किसी किसी की प्रेगनेंसी की वजह से ही बीपी बढ़ जाता है, तो उसमें और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिलता है, हालांकि अभी आपका ये तो हम और नहीं निकाल पाए। और जैसे पेट अच्छे से साफ अगर हो रहा है तो ठीक है। तो बच्चा चलता फिरता है ठीक से, पता चलता है बढ़िया से उसके मूवमेंट्स वगैरह? हाँ जी मैम, पता लग। अच्छा चलो ये तो बढ़िया है, ओके। और कोई ऐसा तकलीफ और लगता हो आपको, कुछ गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है या कुछ? नहीं मैम, वो तो नहीं। क्योंकि आप शुरुआत में जब आपका वीडियो ऑन नहीं था तो आप बोल रहे थे, मुझे लगा जैसे बिल्कुल गला फरसा आया था, ऐसा था? क्या था मैम? गला भर आया हो, जैसे बहुत इमोशनल से हो गए हो, मुझे वैसा लग रहा था, सो हमने आपसे बोला, इसीलिए बोला वीडियो ऑन करो। होता है कई बार, देखो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। आप लेकिन नींद पर बहुत अच्छे से रहे, अपना खाने पीने का, और मतलब क्या बोलते हैं, टेंशन बहुत कम लेने का, ठीक है। जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी, ओके ठीक है मैम। ओके। और किसी को भी कुछ पूछना है एकता मैम से, मंदाकिनी मैम, आरती शर्मा मैम? मैम कोई इनका कुछ बीपी कितना था? 160 समथिंग बताया था इन्होंने। कितना बताया था मैडम आपने बीपी अपना? 160? 170 160 ऐसे रहता है। तो आपका यूरिन का जांच हुआ था? हुआ था मैम। क्या निकला उसमें? अभी मैम चेक नहीं करवाया, पिछली हफ्ते गए थे तभी रिपोर्ट आई थी। नहीं, अभी उसको करवा लीजिए, हो सकता है उसमें अगर प्रोटीन वगैरह आ रहा हो ना मैम, तो बाद में फिर पिट के ना लक्षण आ सकते हैं एक्लेम्सिया, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्ट्रेस वगैरह लेते हैं आप? क्या मैम? चिंता ज्यादा करते हैं? नहीं मैम। पैरों में सूजन है? हाँ मैम, होती है कभी कभी। तो फिर पेशाब जल्दी जल्दी होता है या फिर रुक रुक के होता है, या कैसे होता मैम है? जैसे पहले होता था बस वैसे ही नॉर्मल है। तो खून वगैरह शरीर में सही है? सबका जांच हुआ क्या? नहीं मैम। नहीं हुआ। सांस फूलती है? हाँ मैम, सांस तो मैम बीमार सी हो गई थी तो उस कर का शायद इतनी अभी फिर। अभी सांस तो नहीं फूलती है ना अभी? क्या मैम? अभी तो सांस नहीं फूलती ना? ना, अभी नहीं फूलती ऐसे, मतलब ज्यादा फिरे नहीं जाता, खास तौर पे गर्मी में अगर फिरूं तो ब्राई हो जाए, उल्टी कौन सा लगती है। महीना चल रहा है आपका? 6 मंथ चल रहा है मैम। 6 मंथ चल रहा है, 7 8 9। ठीक है, जांच कराइए मैम, डॉक्टर को दिखाइए ना। जी। और किसी को भी कुछ पूछना है मैम से, अदरवाइज पेशेंट को फिर लीव करा दें? मंदाकिनी मैम, आरती मैम, डॉक्टर माधुरी गोले मैम, क्योंकि पेशेंट ने भी यूरिन का टेस्ट कराया नहीं है, और जो उनकी तरफ से साइन सिम्टम है उनका कहना है कि यूरिन इज ओके, स्टूल इज ओके, स्लीप इज ओके, तो हेतु तो अभी उसमें नजर नहीं आ पाए हैं। नहीं है तो मैम, उनका सूजन आ रहा है, वो ना कुछ तो मिस कर रही हैं। हाँ सूजन वही ऐसी मैं, नहीं आती। हाँ, हाँ या तो वो पर लॉन्ग ये स्टैंडिंग या पाँव लटका करके बैठना, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। मैम, पर ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है ना, तो हाँ प्रेगनेंसी जी, ही बोलते हैं ना, हेतु बन जाता है। हम्म, हाँ मैम, लेकिन सारे सारे पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे ना। तो उसमें अगर इस तरीके से फ्लूइड रिटेंशन नीचे हो रहा है तो उसका भी इफेक्ट हार्ट पर ही जाएगा। हाँ वो तो तो है, वो यूरिन तो करना चाहिए, एक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया हो हाँ, सकता है, ये तो ध्यान देना देखना ही पड़ेगा। पड़ेगा यूरिन एल्बुमिन है कि नहीं, क्या है। हम्म। तो हम उसको लीव कराइए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। जी मैम। पेशेंट को लीव करा दिया जाए ना, है ना माधुरी मैम? पेशेंट को लीव करा दिया जाए। हाँ हाँ मैम, करिए। एकता मैम, जी मैम। आप लीव पर जाओ, आपके डॉक्टर को बता दिया जाएगा, ठीक है। आपसे एक बात तो कर ली गई है। हाँ आपके शशि मैम, डॉक्टर, हाँ उनको पूछो ना जरा वर्किंग है क्या। एकता जी, आर यू वर्किंग? नो मैम।
मैम अभी इनकी फर्स्ट मैरिज सॉरी, अभी मतलब न्यूली मैरिड है, अभी 8 महीने हुए हैं शादी को, और है ना? जी मैम। तो और अभी एज भी इनकी ज्यादा नहीं, 22 की एज है, बट है और पीछे से कुछ हेतु होगा, क्योंकि मैम अगर आईवी ये स्टोन, अर्ली में अभी शादी हुई है तो फिर ये नए नए शायद कभी घर में एडजस्टमेंट का अगर स्ट्रेस तो रहा होगा ना पहले पहले जो है, और तुरंत प्रेग्नेंट भी रही है, जो भी हाँ है जी एकता ऐसे। मैम कुछ रिप्लाई बताया आप। हाँ वैसे होता है, अभी नई शादी हुई दूसरे घर में आते हो उधर तो एकदम एडजस्टमेंट का इशू तो रहता है मैम, हर औरत को बोलते हैं ना मन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस, ऐसे लग रहा है मेरे को, पता नहीं अभी वो बोल मैम रही है नहीं है, पर ऐसे तो एकता जी, होता है। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अगर कुछ है ना, देखो ऐसा होता है ना, हमें हेतु निकालना बहुत जरूरी होता है। वजह भी होती है कि जब तक, क्योंकि देखो पहले से आपको जनवरी में आपको पता चला कि जीबी स्टोन है ना, तो जीबी स्टोन भी इट मीन्स कि वहां से भी अगर हम देख लें तो डाइजेशन का कुछ ना कुछ इशू रहा होगा। कई बार होता है कि उन सब बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर जाते हैं, बट खान पान में कुछ तो ऐसा रहा होगा। दही खाते हो क्या रोज, दही वगैरह एकता जी? हेलो? एकता जी हेलो? आपको आवाज आ रही है? हेलो एकता जी? उनका हैंग स्टक हो हुआ है। गया। हाँ ठीक है। आप अपना वीडियो ऑफ करके ऑडियो में भी जवाब दे सकते हो, ऑडियो में नेटवर्क कम मतलब थोड़ा सा इशू कम फंसता है। हेलो, ये एकता जी किसकी पेशेंट थी? मेरे पेशेंट है मैम। अच्छा हाँ प्रवीण तो जी, हाँ हाँ, जी मैम। बताइए पेशेंट में सर कुछ हेतु, क्योंकि बात किया तो उसमें कुछ हेतु नहीं निकले, मैम आपने कुछ हेतु निकाल पाए थे पेशेंट का? मैम मेरे से इतनी बात नहीं की मैंने। मेरे दोस्त की सिस्टर हैं, अच्छा। ज्यादा खुल के मेरे साथ बात नहीं कर पाई, इसलिए मैंने मतलब ग्रुप में इनको ज्वाइन कराया था। हाँ नहीं नहीं सर सही किया था, क्योंकि जी देखो मैम। जीबी स्टोन का केस है तो आपको पता है कि अगर जीबी स्टोन किसी को आ रहा है तो उसमें भी ग्रहणी दृष्टि होगी, पित्तज ग्रहणी मिलनी उसमें होती है, जी मैम। तो हेतु तो होंगे। और उधर का पहले का हेतु रहा होगा, इधर भी हो सकता है थोड़े बहुत हेतु रहेंगे, तो आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, जी मैम। क्योंकि जब बात करें तो स्टूल यूरिन एवरीथिंग इज ओके शी इज सेइंग, बट एक बार जी मैम। यूरिन कंप्लीट एटलीस्ट आप टेस्ट करा लेना कि उसमें जी मैम। प्रोटीन वोटीन तो नहीं जा रहा, क्योंकि स्वेलिंग अगर आ रही है तो दैट इज नॉट गुड। और बीपी इतना ज्यादा जो 140 ऊपर जाता है तो वही प्रीक्लिम्सिया नहीं क्लिम्सिया का केस बन जाता है। जी मैम। तो है ना सर, तो ये जी चीज तो मैम। आपको याद ही होगा। तो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन थोड़ा बहुत होता है, बट ये इनका ज्यादा है। और अभी कुछ जो यूएसजी वगैरह, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो बेबी की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जी तो मैम। इस तरह की प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है। ठीक है सर। ठीक है मैम। तो गोक्षुरादि वगैरह गोक्षुर का जो है काढ़ा वगैरह दे सकते हो आप, ये चीजें जी। चल सकती हैं इसमें। और एक मृदु रेचक में दे सकते हो आप कुछ भी, जैसे मुनक्का उनक्का है ना, ये जी सब मैम। चीजें थोड़ा सा दीजिए इनको। मैम इसमें मुनक्का वो दूध। शीर पैक भी दे सकते हैं ना, गोक्षुर बला पुनर्नवा करके ऐसे। मैम आप बोलो, शीरपाक, हमारे यहाँ से आवाज आ रही है। शीरपाक, शीरपाक, गोक्षुर पुनर्नवा और इसका जी मैम। बला का, आप इसके शीरपाक करके भी इनको दे सकते हैं, ताकि इनका बीपी पुनर्नवा गोक्षुर है ना ये कम कर देगा, और शीरपाक पोषण भी करेगा ना, शीरपाक को इसमें फॉर्मेशन में दोगे तो जी मैम। जी इसको, मैम। यस तो ये मैम। चालू करो आप। और जी मैम। थोड़ा हल्का मृदु विरेचन देते रहिए इनको। तो अभी मैडम ने बोला ना, शशि मैम ने, मनुका का काढ़ा, मैम अविपत्ति का चूर्ण दे सकते हैं ना थोड़ा सा उसमें? मैम अभी पत्ती कर दे तो सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रेगनेंसी में मुनक्का इज मच मोर बेटर। अगर हाँ। मुनक्का का दूध दे दो, हम्म। मुनक्का क्षीर पाक जिसको बोलते हैं, कि जैसे अपने लोग का सिस्टम होता है कि 8-10 मुनक्का, 8-10 से तो मत शुरू करिए, शुरुआत करना तो 4-5 से किया, एक पाव दूध रखा और एक पाव पानी डाला, या 1 कप दूध 1 कप पानी में मुनक्का को पका दिया, छिराव से इस करके रात को वही पेशेंट को दे दिया, साथ में उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दी, क्योंकि मधुर और हृदय वर्ग जो है, हृदय वर्ग में तो ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब ये खट्टी जैसे मुनक्का उनक्का देते हैं, अदरवाइज मधुर वर्ग तो दे ही सकते हो, एसटी मधु वगैरह दे सकते हो, आमल की आप दे सकते हो। आमल की भी एक अच्छा मृदु रेचक का काम करती है, क्योंकि हरित के साथ आप कई सारे जगह देखोगे तो आमल की का रेशियो ज्यादा होता है अच्छे से। हरित की तो नहीं देते हैं, गर्मी को रुच्छ तो मैम होती है, वो निषेध दे होता है।
पुनर्नवा अगर ज्यादा जरूरत गोखोर पड़ेगी तो कला थोड़ा बहुत होता है। कैस्ट्रोल दे सकते हैं मैम। हाँ कैस्टर बट ऑयल दे सकते मैम, पर आप हाँ, थोड़ा सा लेकिन fat- कैस्ट्रोल के साथ वही प्रॉब्लम है कि उसकी स्मेल सेंसिटिविटी हाँ हाँ, प्रेगनेंसी में और ज्यादा होती है, तो प्रॉब्लम होती है। आप मुनक्का ही दो, और जो मैम ने बोला कि गोखचूर है, पुनर्नवा गोखचोर और पुनर्नवा, कला इन सब सारी चीजों का तीन खीर का पक दीजिए, तो हाँ पोषण भी होगा। और वो, और देखो अगर 1 वीक के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है ना, टेस्ट तो एक बार यूरिन का करा लो, फिर जी मैम। फर्दर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराने की जरूरत पड़ जाएगी। जी मैम। और ऐसा तो नहीं कि एक्जर्शनल मतलब हाइपरटेंशन है, सॉरी। और बहुत सारी वजहें देखनी पड़ेगी इनका, हो सकता है दिन के कई टाइम नापना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो, मुझे अभी भी याद आता है जब मैं गायनी में काम करती थी, तो नॉर्मली पेशेंट को अगर मैं दूध रोटी पर रख देती थी, खास करके रात के खाने में मैं बिल्कुल ही दाल सब्जी बंद करवा देती थी कि रात की एक टाइम की जो रोटी खानी है वो दूध रोटी खानी है, मतलब कुछ भी नमक वाला आइटम नहीं खाना। जैसे उन्होंने ना कहा कि काला नमक ले लेते हैं, तो जो भी हम नमक ऐड करते हैं वो सारी चीजों में सॉल्ट वाला होता है, मतलब हमारे फ्लेवर के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज का नेचुरली अपना नमक है ही। तो वो मिलता है, और कई बार इटसेल्फ बेबी ही नहीं, मतलब बेबी क्रिएट करता है प्रॉब्लम। अगर अपना देखोगे आयुर्वेद के हिसाब से भी चीजें हैं और मॉडर्न के हिसाब से भी हैं, तो वो कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है मैनेज करना उसको। तो आपको बहुत ज्यादा वॉच करना पड़ेगा, और 1 वीक पर देखते जाइए क्या कुछ फर्क आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जी मैम। ठीक है सर। और इसमें मतलब जो है, क्योंकि देखो मर्म वर्म का स्टिमुलेशन नहीं कराते हैं, हाँ प्राणायाम वाला पार्ट करा सकते हो आप प्रेगनेंसी में। जैसे खास करके सर शवासन जब आप कराओगे तो बहुत अच्छा चीज होता है, शवासन पेशेंट करे। अनुलोम विलोम तो नहीं, चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकता है, और शीतली है, और भ्रामरी जो है, ओम की चैंटिंग जो है, तो मेडिटेशन वाला जो पार्ट है, इस तरह की चीजें काफी बढ़िया रिजल्ट आती हैं, क्योंकि इनका कोई वो नहीं है कि प्रेगनेंसी में इसको नहीं कर सकते। और शवासन तो खास करके, शवासन अगर हाफ आवर किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, तो बीपी को लोअर डाउन करने में, मेंटल स्टेटस को अच्छा रखने में बहुत बढ़िया काम करता है, और ओम चैंटिंग वगैरह। तो सर ये चीजें जरूर कराओ डॉक्टर साहब, ठीक है। जी मैम। ठीक है मैम। मैम सविता पेठे मैम और मंगला मैम का भी व्यू लीजिए ना, देखिए वो लोग क्या हाँ जी बताते मैम, हैं। लेंगे, सभी का लेंगे। अभी तो अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो देंगे, गाइड करेंगे। मैंने तो, मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मैं गायनी के केसेस थोड़े कम देखती हूँ। मैम नस से नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में? नहीं मैम, प्रेगनेंसी में नस से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कुछ लोग थोड़ा बहुत देते हैं, बट जहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है वहाँ थोड़ा सा दिमाग वैसे ही हो जाता है, तो अवॉइड करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से घी की 1-2 बूंदे दे सकते एक हैं, इससे मैडम ज्यादा आई तो थी ना नहीं। मैडम, अभी लास्टली शिरोधारा उन्होंने कर मना सकते हैं। किया था ना कि प्रेगनेंसी में देने से बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अभी लास्ट क्लास हुई थी उनकी कोई 10-5 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअल में जो काश्यप ने जो लिखा है उसमें लिखा है कि बच्चे के अंदर कुछ कॉन्जेनाइटल एनामलीज आती हैं, वो उन्होंने लिखा हुआ है। बट कई सारे लोग को, मैंने और लोग को भी सुना है, वो लोग प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत देते हैं। तो मैंने प्रेगनेंसी में आज तक नस से किसी को नहीं कराया, फ्रेंकली मैं बता दूं। वो उनका मैं तर्क एडवाइस था भी कि नहीं हाइपो, करती हूँ। मैडम मर्म उन्होंने भी नहीं तर्क दिया कराते था। हैं, नस्या भी नहीं कराते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा अगर कर सकते हैं तो प्राणायाम वाला पार्ट, वो भी बड़े आराम आराम से जो करना होता है, कभी भी फोर्सफुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए शवासन इज बेस्ट, कि कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल लेट गए हो, अपनी बॉडी को सीधा छोड़ दिया है, ढीला छोड़ दिया है, और ढीला छोड़ करके चाहे वो मतलब आज्ञा अब चक्र पर ध्यान कर लो। अगर वहां नहीं कर सकते हो तो परमात्मा के जिस रूप को आप मानते हो उस रूप पर ध्यान देकर और अपनी सांसों को देखो, तो वहां का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बट रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट तब आता है जब आप इसको हाफ आवर करते हो। हाफ आवर लेटना नहीं है, वाकई कॉन्सियसली जो लेटना होता है, शवासन तरीके करने का तरीका है, वैसे जब आप करते हो, ओम का उच्चारण करते हो, भ्रामरी करते हो, ये सारी चीजें जब बड़े आराम से करते हो, क्योंकि अगर आप सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा गहरी सांसें तो नहीं, ठीक ठाक सा ही ले सकते हो, क्योंकि पेट पर बहुत एक्सर्शन भी नहीं करना है। और मैं तो रिफर करूंगी कि ऐसे केस में प्लीज एक अल्ट्रासाउंड भी करवाइए, उनका अल्ट्रासाउंड डालिए ग्रुप में, क्योंकि कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है इस तरह केसेस में। आरती मैम कुछ बताएं। आरती मैम, उन्होंने भी इस तरह केसेस हैंडल करे हुए हैं, क्योंकि मैम से ओपिनियन वो लेते थे अंजना मैम से। डॉक्टर रामक्या मुखर्जी मैम, आप कुछ गाइड करेंगे ऐसे केस में? डॉक्टर नहीं मैम, अनामिका मैम, मैं उतना प्रेगनेंसी केस में नहीं देखती हूँ बहुत दिन। कोई बात नहीं मैम।
और अगर कोई देखता हो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन वगैरह, वर्षा कौशिक मैम, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम। हाँ जी मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बताएं नहीं, मैम। मैंने आयुर्वेदिक अपनी दे सकती हूँ मैं तो बस मतलब मुक्तावटी नहीं, वगैरह तो दे सकते सकते हैं हैं, ना। ये तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अनुभव। जी, मैंने तो अभी तक नहीं ऐसा कोई नहीं ट्रीट किया, क्रिया अच्छा वाला। कश्यप सर, आपको इतना भी थोड़ा कराइए, और आपको मेरा मास्टर खुद का ही गाइडेंस था जो है मैम, तो अंजना मैंने मैम। मुक्तावटी ली थी। हाँ, मुक्तामटी दे सकते हैं। यस, प्रेगनेंसी में जितनी भी शीत बिरेकी और मधुर दवाएं दी जा सकती हैं। शतावरी भी आप दे सकते हो। इसमें मैम अर्जुन क्षीरपाक चाहे तो अर्जुनारिस्ट यू आप दे सकते हो, आमलकी दे सकते हो, इसमें अश्वगंधा है हाँ वो भी आप हाँ दे जी, हाँ सकते जी। हो, है ना। हाँ, ये सब सारी और चीजें दी जा सकती है। अश्वगंधा से बहुत अच्छा नींद लेकिन आएगा। मैं इसमें और बोलूंगी कि जो भी अश्वगंधा का क्षीरपाक दीजिए। अश्वगंधा हो या अर्जुन हो या जो भी हो, बट पहले एक बार ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। हाँ सर, टेस्ट तो दोनों ही करा लो आप। हाँ, जी खास पहले मैम। करके जब बीपी ब्लड ज्यादा रखता है तो आपके पास RFT होना ही होना चाहिए। जी मैम। तब तक के ठीक लिए है सर। उनको मतलब आज कल बोल दीजिए, वो कल शाम को करा के आपको बता देंगी। आप उनको फिलहाल के लिए वो नमक वगैरह के लिए सब ये सब वॉकिंग करने के लिए बोल दीजिए, प्राणायाम करने के लिए बोल दीजिए। जहाँ ये एक दो दिन इतना झेल रही है, एक दिन और झेल लेंगी, है ना। जी तो मैम। रहेगा तो और हम लोग वॉकिंग सर बहुत ज्यादा मत कराइएगा। मेरी एक पेशेंट थी, गूगल देख देख कर करके मैडम 10-10 12-12 हजार मतलब स्टेप्स वॉक करती थी। मैंने उनको मना किया तो नहीं मानी, फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम उनको हो गई। आजकल लोगों को ना यूट्यूब देख देख करके, यूट्यूब वाला ज्यादा ज्ञान अप्लाई करते हैं प्रेगनेंसी में भी। हर जगह जैसे होता ही गूगल देवता मेहरबान है, तो प्रेगनेंसी जी में मैम। भी होती है। जब पेशेंट को फिर डॉक्टर ने, क्योंकि ये मेरी तो डिस्टेंट पेशेंट थी, तो फिर उन्होंने उनकी मेन गायनेकोलॉजिस्ट ने जो उनको देख रही थी उन्होंने भी मना किया। तब जाकर उन्होंने इतनी ज्यादा, मैंने उसको बोला था, उसको था शुरू से कि मेरे नॉर्मल डिलीवरी, उसने मुझे काफी इधर उधर करने हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ मत करो, आप आराम आराम से हर चीज को फॉलो करिए। मिनिमम एक करना होता है कि प्रेगनेंसी का नियम होता है कि आप कोई काम तब तक करेंगे जब तक आपकी ऐसा ना हो जाए कि आपको एग्जर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब थकान नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप लग रहा हो थकान आ रही, तुरंत रुक जाओ। और कुछ लोग का है कि नहीं, सांस ऊपर नीचे हो रही, चाहे जो हो रही, हम करते जाएंगे। तो प्रेगनेंसी में ये काम नहीं करना होता है, क्योंकि जैसे ही लेडी को थकान बहुत ज्यादा होती है, ब्लड का फ्लो बेबी से उसकी तरफ होने लगता है, सिंपल वर्ड में समझो तो। क्योंकि भाई हमारे को अब जरूरत है, हमारे सर्वाइवल की बात आ जाती है। हालांकि कुदरत का रूल होता है बच्चे को जाना चाहिए। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आप उनसे चाहो तो पूछ सकते हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि वॉक वगैरह ज्यादा कर रहे हैं या ज्यादा एक्सर्शन ले रहे हैं। जी मैम। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी को भी कुछ कहना हो तो ठीक है सर के केस में। एनीबडी वांट टू शेयर एनीथिंग? नोबडी? चलिए, कोई और कुछ अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है या कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो प्लीज मुझे बताएं। यस मंदाकिनी मैम, प्लीज। एक पेशेंट आया था आज ना, तो जैसे कि उसकी पलकों के ऊपर है ना, और कान का जो ऑरिकुलर वाला एरिया होता है ना, उसमें पलकों के ऊपर एकदम कोने में है ना, और एकदम नीचे जहाँ पे अपन लोग काजल नहीं लगाते है ना, वहां पे उसको जैसे ना ऐसे गदरू टाइप का और ग्लिसराइटिस जैसे कि नहीं वो होता है, झड़ता है डैंड्रफ, और कान में भी नहाने के बाद उसको मैंने देखा उसका पूरा कान सफेद सफेद हो रहा था, और वो ऐसे कान झड़ रहा था, वाइट 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 उसका। तो तो मैम इसमें आप यहाँ पर वो स्नेहन कराओ ना सिंपली। हाँ, कौन सी स्नेहन? मैम चाहे कैस्टर ऑयल से करा दो, बेस्ट है, क्योंकि आइस के केस में भाव प्रकाश में एरंड तेल का है। अदरवाइज आपको जब कोई कुछ ना समझ में आए, सबसे बढ़िया घृत करा दो। घृत का पित्त शामक भी, पित्त का शमक भी होता है, और घृत खुजली जो होता है वात पित्त शामक होता है। खुजली है उसको। हाँ, तो खुजली है अगर आपको लग रहा है तो कैस्टर ऑयल करा दीजिए। कान के पास में तो बड़े आराम से आप मस्टर्ड ऑयल से करा सकते हैं। क्या आइज के पास भी खुजली हो रही है? हाँ हाँ, तो मैम आप उससे नीम के पानी से वॉश करा लो पहले, फिर अप्लाई करा दो कैस्टर ऑयल। ठीक है। नीम के पानी से धो तो सकते हैं बड़े आराम से ना। ये जो कंडीशन है ना, थोड़ी सी उसकी आप समझ लो कि कुछ टाइप वाली कंडीशन है, इस तरह की बाद में सिचुएशन बढ़ जाती है, और हो सकता है डैंड्रफ भी इसका कॉज हो। हाँ, तो एक बार आपने हेयर को देखा उसके अच्छे से पेशेंट पे?
उतना तेल लगा के आया था कि कालपुर। मैं क्या देखती हूँ उसका यार। मैंने कहा भाई कल, हाँ, मैंने कहा 3 दिन बाद आना जरा सिर में धो करके, और खुद भी घर में चेक करके नहीं आना, नहीं नहीं, मुझे भी सिरूर बताना। धुला करके मत बुलाया करिए ऐसे पेशेंट्स को। ऐसे उतना तेल पेशेंट को तो लगाने देख से लिया करिए। कैसे कुछ लोग का दिखेगा? मैम ऐसा होता है ना, धुलने के तुरंत बाद डैंड्रफ नहीं पता चलता उनका, कुछ टाइम बाद पता चलता है। हाँ तो जैसे आम का कोटिंग होता है, तो जिनका थोड़ा हाँ आम होता है तो उनका अगर सुबह सुबह टंग देखोगे विदाउट ब्रश करे तब आपको सही आइडिया लगेगा। जब ब्रश करके आएंगे तो उनका नहीं आइडिया लगता है ना। तो जैसे अभी एक बच्ची का कौन था, सी? तो उसका स्टूल से पता चल रहा था कि छोटी हाँ बच्ची है, 5-6 साल की है, तो उसका हम्म, स्टिकी है, कभी काल को होता है, मदर ने बोला कभी काल को। और वो 6 साल के बच्चे को माँ थोड़ी जाती हर बार की, जब बच्चे ने फ्लश किया तो फ्लश करने से पहले देखने को, जो कॉमन सा एकदम सही चीज है। तो कभी काल को आइडिया लग पाता है बच्चे को। वही था कि जब रात को सोता है तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो जब कभी यूरिनेशन प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, जब तक साउंड स्लिप नहीं आ जा रही है, इट मीन्स की आम है। तो आम का कहीं से पचन करेंगे, थोड़ा सा नित्य विरेचन देंगे, ऐसे बच्चों के केस में या बड़ों का भी केस हो तो वहां पर भी आम का पचन करना होता है। और वो आम ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म वाला होता है, तुरंत तुरंत का नहीं होता कि बड़े आराम से चला जाएगा, काफी हाँ लंबा बोलिए। चलाना पड़ता है। तो तो नित्य ऐसे ही जब विरेचन आपको, में आम का पचन के लिए बच्चों में क्या देते हैं? मैम आप कुछ भी दे दो, जो भी आपको, आप चाहे तो त्रिकटु दे दो, आप बाल चतुर्भद्र दे दो, बेस्ट हाँ बात। है। वो तो सारी आज चीजों के लिए आज बच्चों आई के थी बेस्ट मेरे है। पास एक लड़की, आज आई थी, हाँ उसकी मम्मी बोल रही थी कि वो रात में जो है बार बार टॉयलेट कर दे रही है। हाँ, तो तो एक तो उसमें मैम 2 चीजें देना पड़ेगा, बाल चतुर्भद्र देना पड़ेगा, और एक आप चाहो तो शुरुआत में पहले मेदोपाचक से शुरू करो, क्योंकि बच्चों में मेदोपाचक जो होता है ना, कृमिनाश के लिए भी यूज होता है। तो पहले मेदोपाचक दे दो, और बाद में बाल चतुर्भद्र के साथ में कुछ मेधि जरूर दे दो। अगर बच्चे के अंदर ज्यादा एक्शन है तो ब्राह्मी का प्रिपरेशन दे दो, और बच्चा अगर थोड़ा सा डाउन टाइप का है तो उसको ज्योतिषमती की कोई प्रिपरेशन दे दो, या शंखपुष्पी दे दो, ठीक है। तो ये चीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि मूत्रशैया जो है या बेड वेटिंग वाला केस जो होता है, इसमें मिद्य दवाएं जरूर देनी पड़ती हैं। तो बच्चे के हिसाब से चाहे कुष्मांड रसायन दे दो, कुछ भी अगर आपको अपने पास से बनाकर देना तो कुष्मांड रसायन दे दो, मिद्य देना ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है मैम। अभी तो फिर वो जो, हाँ, जो डैंड्रफ वाला था उसमें और मैंने तो फिलहाल अभी उसको त्रिफला से बोला है प्रक्षालन और बिड़ालक हाँ, लगाने के लिए नेत्रों के ऊपर, और उसी से मैंने बोला है कि थोड़ा कान पर भी ऐसे यूज कर लेना। मैम, और अच्छा, मंदाकिनी मैम, ये जो हाँ जी, आय का केस है ना, उसमें गंधक रसायन और आरोग्य वर्धिनी दीजिए और सूक्ष्म त्रिफला दीजिए जरा। हाँ, ठीक है ये भी काम मैम। हाँ, करेगा। हाँ काम हाँ जी, करेगा। हाँ जी। वो चालू और कीजिए। हाँ, और मंदाकिनी मैम, जी मैम। हाँ, विडंगा रेस्ट भी चला चला दो। हाँ और एप्लीकेशन के लिए खुजली भी है ना? हाँ खुजली है मैम, वो ना जैसे दद्रू होता है ना, ऐसी हल्का हाँ हल्का हल्का उसकी आंख के कोने पे, दोनों साइड में, अपांग संधि वाले में भी और इधर वाले में भी, कनिनिका हाँ, संधि वाले में भी। तो क्या करना है मैम, सरसों के तेल या तिल तिल तेल में भीमसेनी कापूर, हाँ 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 हाँ, वो मिला के हाँ। उससे मालिश करना है। और और ये डेंड्रफ है तो तक्र में टंकन भस्म मिला के उससे लगा के रखना है आधा घंटा, फिर उसके बाद में त्रिफला क्लॉथ से वॉश करना है। अच्छा मैम, और कान में भी यही कर सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना ये वाला भीमसेनी वाला फॉर्मूला? हाँ, कर सकते हैं ना मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो बेड वेटिंग के लिए मेंटेट सिरप, छोटी बच्ची है ना, कितनी साल हाँ की है? हाँ हाँ हाँ, छोटी बच्ची है, 6 साल की है। हाँ, तो मेंटेट सिरप से अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, मुझे मेंटेट का नाम ही नहीं याद आ रहा था, मुझे नियो नियो नाम याद आ रहा था टैबलेट, क्योंकि वो ना नवीन सर ने खाया था नियो, तो मुझे नियो ही याद आ रहा था, पर वो सिरप हाँ नहीं था, वो टैबलेट था, वो इसलिए मैंने नहीं। मंदाकिनी मैम, वो है ना, वो मेंटेट जो सिरप, पहले केस में देखे लवन रस और दही वगैरह खाती है क्या, वो आँख का केस है ना, उसमें वो लवन रस खाता होगा फर्मेंटेड, वो बंद करे है तू, अगर ये है अच्छा, तो। जी हाँ, जी वो जी। ढूंढिए। और वो तो बच्ची में तो आप कृमिघ्न चिकित्सा भी कर सकती है उसमें तो। हाँ, आज तो क्लिनिक ने दे दिया, क्लिनिक ने आज दे दिया है, तो वो 3 दिन में। हेतु बंद करो, आपका है ना, वो हेतु होता है उसमें ये तो बंद फर्मेंटेड। किया है, वो बच्चे को दूध पिला रही थी रात में, वो सारा बंद किया है, चिप्स वगैरह ये सब बंद किया है। तो वैसे बच्ची है, ठीक है, हाँ, एक्टिव है। वो आँख के लिए वो लवन फर्मेंटेड और दही का होगा ना, तो होता है वो ये सब आँख के अच्छा इसमें। जी मैम, ठीक है मैम, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया बताया मैम, मंगला मैम, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू, वेलकम।
मैम जैसे अभी माधुरी मैम ने बोला कि तक्र के साथ यशत, मैम इसको इंटरनली जैसे क्या हम जैसे टंकन भस्म सर, सॉरी यशद सॉरी नहीं। यशद नहीं है सर, टंकन 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 है, टंकन हाँ टंकन। सॉरी सॉरी। टंकन। बोरेक्स दैट इज अच्छा अच्छा। तो सुहागा। मैम ये भस्म से मैम एक सवाल था कि जैसे भस्म को कभी घी के साथ लेना क्या विरुद्ध माना जाता है क्या? जैसे अगर प्रबल या जो पित्त शामक भस्म है। सर तो सर पेट में लेने का नहीं बोला सर, एप्लीकेशन के नहीं नहीं लिए नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, जी मैम वो तो समझ गया मैं लोकल। बस मतलब एक जैसे शहद के साथ भस्म लेते हैं, अगर वो इंटरनली लेना हो तो हाँ बस हाँ, एक प्रवाल सवाल था मैम पंचामृत को ये। आप गुलकंद के साथ भी तो देते हो, डिपेंड ऑन द प्रकृति आप डिसाइड करते हो ना इसको। हाँ सर मैम टंकन यूजुअली टंकन भस्म अपन कप में भी देते हैं, सीतोपलादी चूर्ण में मिक्स करके टंकन टंकन देते हैं ना उसके साथ में सर, जी मैम शहद में मिला के। शहद में मिला के। मैम हाँ यूजुअली जैसे मेरा डाउट ये था कि जैसे भस्म हम लोग है ना यूजुअली शहद में या गुलकंद, गुलकंद में भी शहद ही रहता है जैसे फूलों के हाँ उसके नहीं साथ नहीं सर, पत्तियों के गुलकंद साथ। तो शर्करा हो गया गुलकंद। या सीता मिश्री हाँ होती है, और आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, रोज हो गया, मतलब गुलाब हो गया। जी गुलकंद तो जो गुलाब से बनता है। हाँ गुलाब के गुलकंद में पंखड़ियों के साथ या तो मिश्री रहती है या शहद रहता है मतलब क्लासिकली। शहद नहीं रहता सर, उसमें वो मिश्री होती है अच्छा सीता। मिश्री होती है। अच्छा जैसे बनाते मिश्री मार्केट रहती है वाले जो। शक्कर से है, बना देते हैं, बट जी मैम आइडियली जी। सीता डालना चाहिए। तो हालांकि अष्टांग में कहीं कहीं देखो तो बहुत सारे जगह संस्कृत में भी शर्करा वर्ड है, क्योंकि एक दो बार कुछ चीजों के लिए मुझे कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने देखा था संस्कृत वर्जन में भी शर्करा है। अब चीजें तो कई बुक्स बार बार वो भी हुई हैं, मतलब संस्कारित होती हैं, तो उस वजह से नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं होता कि हर शहद को, मतलब हर भस्म को आप शहद के साथ खाओगे। होता है क्या सर कि अगर आप देखो पैलेटेबिलिटी की बात है, तो बहुत सारी शहदों का, मतलब भस्मों का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं होता है। तो शहद के साथ जब हम मिला देते हैं तो शहद योगवाही होती है और पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो बृहत्वा चिंतामणि रस है, तो बृहत्वा चिंतामणि रस को या जितनी भी महंगी दवाएं होती है, चाहे हमारे युवराज गुगलू ही अगर आप देखोगे तो 500-600 रुपए का आता है टेबलेट, जो उसका एक छोटी वाली डिब्बी आती है। तो चूंकि महंगा पड़ता है और गुगलू की कोई भी प्रिपरेशन डायरेक्ट नहीं ली जाती हैं, मतलब कई बार होता है कि पोटी के रास्ते वैसे ही गुगलू निकल जाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको आप क्रश करके पाउडर बना लीजिए। अब गुगलू की प्रिपरेशन को जब आप क्रश करके पाउडर बनाओगे ना, तो उसका स्वाद बड़ा गंदा आता है। तो उसको आपने शहद के साथ मिक्स कर लिया, चाटन करके, ऊपर से आप आधा कप दूध पी सकते हो बड़े आराम से, या गर्म पानी पी सकते हो, डिपेंड ऑन द कि आपकी जी मैम जी क्या मैम है, जी अफोर्डेबिलिटी है। तो इस बिल्कुल मैम। वजह से शहद में अधिकतर दवाओं को दिया जाता है। और शहद भी जो सर होती है वो कफ पित्त शामक होती है, तो घृत आपका पित्त वात शामक होता है। ठीक है, ऐसे हम जी जनरल में कह देते हैं कि कफ शामक है, वात शामक है, पित्त शामक है। उठाकर देखिए चरक में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है सर। जी मैम। मैम डाउट ये था मैम कि घृत क्यों यूज नहीं करते, जैसे वो मना मना है क्या, निषेध है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह पर आप देखिए अनुपान मधुसर्पी ही है। अब जैसे आप पढ़ते हो सप्तामृत लौह, तो सप्तामृत लौह के अनुपान में मधुसर्पी ही है, बल्कि उसके इंग्रेडिएंट में वो काउंट होता है, उसको मिला करके वो सात बनता है। तो अधिकतर जगह कई आप, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है लिखने में, क्योंकि कई बार पेशेंट को बताना पड़ेगा कि मधुसर्पी अनइक्वल अमाउंट में लेना होता है। अगर इक्वल लेते हो तो अपने आप वो एक तरह का ड्रॉबैक बनता है, मतलब विरुद्ध में आता है कि इक्वल अमाउंट में नहीं लेना होता है। तो इस वजह से कई बार प्रिकॉशनरी हम लोग नहीं बताते हैं, पेशेंट उल्टा पुल्टा कर जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एक ही चीज बताते हैं। अदरवाइज तो घृत बहुत सारे अनुपानों में है। अच्छा आप ये मैम देखिए जैसे हिंगवाष्टक का अनुपान ही घृत होता है मेन। हिंगवाष्टक जी मैम को जब आप खाते हो, सग्रास बोलते हैं, फर्स्ट ग्रास के साथ खाना है, तो घी में मिलाकर के खाना है हिंगवाष्टक जी चूर्ण मैम, को। लेकिन वो भस्म नहीं रहती ना, चूर्ण रहता है। नहीं, भस्मों का भी ऐसा नहीं होता, आप पढ़िए हर भस्म का अपना अलग अलग अनुपान, या अच्छा तो रटिए, या तो एक कॉमन, मैंने क्या बोला आपको, पैलेटेबिलिटी का होता है सर मेन। जी मैम और जी घी के साथ में ना, जैसे अब मैं बताऊं अलग अलग कंपनियों का, कुछ कंपनियों के तो हिंगवाष्टक बड़े अच्छे होते हैं, घी के साथ आप खा लोगे, लेकिन कुछ के बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अब जैसे शीतोपलादी है, तो उसको शहद के साथ इसलिए खाते हैं कि अगर मान लो कफज व्याधियां हैं, तो कफज व्याधियों में जब आप ये दोगे, शहद दोगे, तो ज्यादा बढ़िया काम करेगी ना। आप अकॉर्डिंग टू डिसीज डिसाइड करिए, अगर मान लो बहुत ज्यादा पित्तज कोई व्याधि है, तो हम्म आप उसमें दे सकते हो घृत के साथ, बट दैट शुड बी काउ घी। हम्म, जी थैंक यू। और नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ करके, मतलब इसका बनाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी आपको कुछ चीजों में कहाँ कहाँ सिर्फ घृत का अनुपान है। ठीक है, मैम बट जैसे मुझे याद है जैसे मधुपर्की अनुपान ही है। मैम जैसे एक पेशेंट सप्तामृत लौह ले रहा है, वो अभी शहद हम्म के साथ ले रहा है
और बेटर अगर रहेगा कि जैसे शहद और घृत को अनइक्वल मात्रा में बना के प्रपोर्शन में मिला के उसको दिया जाए। देखो यहाँ पर मैं अपने मन की बुद्धि नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये चक्रपाणी ने भी दिया है सप्तामृत लौह को और भैषज रत्नावली में एकदम क्लियर कट पड़ा हुआ है। तो मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 2-3 दिन में मैं जाऊंगी तो भैषज रत्नावली पलट करके मैं आपको, क्योंकि जब आप किसी को बताना है कुछ तो स्ट्रेट फॉर मतलब पूरा पूरा सही सही बताना चाहिए। जी तो जो शास्त्रीय होगा वो मैं आपको बता दूंगी सर, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है या कुछ अपना शेयर करना, कोई सक्सेस स्टोरी? सत्य प्रकाश वर्मा सर, आपको कुछ शेयर करना है प्लीज? या किसी और को कुछ शेयर करना है? आरती शर्मा मैम, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? आरती मैम नहीं बोल रहे हैं। हरिहर सर, जागीर सर। मैम ये हेलो, मैं माधुरी मैम। हाँ मैम, नमस्ते मैम, प्रणाम मैम, बोले मैम। मैम लंबर स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट है, हम्म ज्यादा पेन हो रहा है और मेरे यहाँ बस्ती मतलब मैं मात्रा बस्ती दे सकती हूँ और उसकी मैम आपकी आवाज प्राइस थोड़ी सी स्लो आ रही, प्लीज थोड़ा एक तेज मिनट बोलो। हेलो आ रहा है? हाँ हाँ जी मैम, प्लीज बोले। हाँ तो पेशेंट फीमेल है, 56 ईयर ओल्ड है और लंबर स्पॉन्डिलोसिस है उसको बहुत, अभी मुझे लगता है 5-6 साल से, और उसको टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन पे है मैम वो। उसका पैंक्रियाज ही फंक्शन नहीं करता है, तो 20 साल से इंसुलिन ले रही है 3 टाइम माय गॉड। 10-10। जी जी तो मैम। उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो HbA1 हमेशा 10 ही रहता है, 10.5 उसका इतने कोई सालों बात से। नहीं मैम, उसमें भी तो आप एक काम कर सकते हो, मेडिटेशन वाला पार्ट उनको थोड़ा सा करने को बोलो। हाँ 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 अच्छा, वो तो मैम हाँ। बोला है, ये सब वो करती है, अनुलोम विलोम, ओमकार, थोड़ा हाँ मेडिटेट। और मेरे को वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी टैबलेट है, पर मेरे को ये था कि मैं मात्रा बस्ती दे सकती हूँ अपने क्लिनिक में, वो थी ना OPD लेवल पे। हाँ जी, तो आदि तिक्ते मैम क्षीर बस्ती की दो ना मैम। हाँ, और मैम अगर पेन कम करना है तो कौन सा ऑयल बेटर पड़े? शिरबला चलेगा ना, शिरबला या सर्चर? मैम क्षीरबला भी चलेगा, सचर भी चलेगा, वातशामक जितने ऑयल है, नहीं तो महानारायण तेल में आप लहसुन को पाक करके भी दे सकते हो। हाँ हाँ धनवंतर तेल भी चलेगा, सारे ऑयल चलेंगे। आप हाँ शुरुआत कम अमाउंट से बल्कि कर लेना, क्योंकि प्रमेह में और सारी बस्तियां तो निषेध है। प्रमेह में मैम पंच प्राकृतिक तिक्त बस्ती जो नहीं है चरक में, हम्म। वो है, आप पर वो मुझे दे सकते हो तो मात्रा और बस्ती में वो। दे सकते हैं क्या वो? मुझे वो हाँ नहीं, मात्रा बस्ती करके देना है मैम मुझे। अच्छा, नहीं ये वो प्रमेय कुष्ठ और एक और डिसीज का, तीनों का रोगाधिकार का वो है पंच प्राकृतिक बस्ती। है पंच तिक्त जो अपनी तिक्त क्षीर बस्ती है ना, हाँ लगभग हाँ उसकी तरह है, बट उसमें जो स्नेह है, एरंड स्नेह है और सरसप कल्प वगैरह है, इस तरह हाँ की चीजें हैं। और इधर जो 5 हैं अपना, जो हम मल्ली वाले देते हैं ना, कि पटोल है, हाँ सॉरी हाँ निम्ब नहीं देते तिक्ता हैं। क्षीर में ना, हाँ हाँ वो है, हाँ, जो तिक्त क्षीर गुरुचि बस्ती से और थोड़ा सा वासा। अलग है, चरक वाला, चाहे आप वो दे सकते हो। और मात्रा बस्ती तो आप मैम 10 ml से शुरू करके उस अर्थ से। तो वो सबसे बड़ी बात है ना कि हाँ जो डायबिटीज बोली जाती है मैम, डायबिटीज को अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी बोलते हैं प्योर एसिडिक डिसीज बोली जाती है। 2 डिसीज, एक कैंसर और एक ये डायबिटीज जो है। तो उसमें मतलब कि फूड फिर ऐसा होना चाहिए जो कि अल्कलाइन हो, जिसका लास्ट इफेक्ट अल्कलाइन हो, ठीक है? वो हम्म फ्लेवर से नहीं काउंट होता है, जैसे वहां पर तो नींबू पानी को बोलते हैं कि लास्ट इफेक्ट इसका अल्कलाइन होता है। जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सारे उसमें अल्कलाइन काउंट होते हैं, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स खाए जाते हैं, चाहे कैंसर का पेशेंट हो चाहे डायबिटीज पेशेंट हो, उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। बट वही है कि जो हमारा पाचन क्षमता का है। तो मैं यहाँ पर भी कहूंगी कि मैम एक तो मुद्रा उनको कराइए, मरमा कराइए। और डायबिटीज का एक और बड़ा सोर्स मिलता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड जो लोग अंदर से होते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब हार्मनी खुद के साथ रखना, मतलब मेडिटेशन वाला पार्ट जितना अच्छे से अंदर से करेंगे तो उनको रिजल्ट आएगा। हाँ तो आप मात्रा बस्ती में कई सारे ऑयल आप चेंज कर करके बीच बीच में देते रहिए। आप चंदनमाला लाक्षादी वगैरह भी दे सकते हो मैम, हाँ यस 10-10 मैम, ml ही दो, ज्यादा मत दो, हाँ यस है मैम, ना? थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू। हाँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि सारे ही ऑयल जो है वात का शमन करेंगे और साथ में वो करेंगे, वहाँ नरिशमेंट चाहिए। और लोकल भी दे सकते हो मैम, कटी बस्ती वगैरह टाइप की चीजें भी तो दे सकते हो चंदन मरा लाक्षादी से। यस मैम। हम्म
और उनका देख लीजिएगा कि रेचन उनका अच्छे से होता है कि नहीं होता है, मतलब पेट साफ होता है कि नहीं होता है, ग्रहणी तुष्टि का क्या हाल है। मैम वही तो है, खराब है ना उसका, वही पेट तो साफ होने आरगवत का भी फल क्या। मज्जा दो ना मैम, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है रेचक के रूप में। अच्छा ठीक है, दे दूंगी हाँ यार। वो बढ़िया काम करता है, आरगवत का है, डायबिटीज वालों के लिए है। और आप वो मतलब वो मॉडर्न की डायग्नोसिस हो गई कि टाइप 1 है, आप अपनी तरफ से भी मैम अपनी डायग्नोसिस बनाइए, है ना। हाँ यस मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू और मैम। किसी को मैम को गाइड करना हो तो बोले। शशि मैम, आरगवत मज्जा रेडीमेड मिलता है क्या? मैम महाराष्ट्र वगैरह में आप लोग के साइड में तो मिल जाता है, इधर में मंगाना पड़ता होगा। मिलता है मैम, ऑनलाइन, ऑनलाइन मिलता है। हाँ मिलता ऑनलाइन है। तो हाँ मिल मैं गया। ऑनलाइन मंगाती हूँ, पर लेकिन ना मैं बताऊँ, वो जो हाँ। मज्जा भेजते हैं ना उसमें ना पूरी प्योर नहीं भेजते, फिर वो ना अरगवाद का छिलका भी लगा भेज देते हैं और उसमें बीज भी भेज देते हैं, तो थोड़ा वो सा वो आपको अलग करना। वो मैम लंबी से आप पुणे से हो ना। हाँ, महाराष्ट्र से अमरावती। हाँ तो मैम आप लोग के साइड में तो मिलता है, नहीं तो पुणे उन्हें के जो लोग हैं उनसे इंक्वायरी करो। आपको चाहिए अगर तो बता दीजिएगा, हमारे यहाँ पर है, वो लोग इकट्ठा करके बनाते हैं, तो मैं नौसरे थी तो मैं आपको भिजवा दूंगी, वो उनका प्योर होता है पर। ओके ओके। ना क्योंकि आरगवत जो है पित्त शामक होता है ना, और बढ़िया काम करता है मतलब डायबिटीज के केस में। तो बहुत सारे वैद्यों का ये मतलब ड्रग ऑफ चॉइस रहता है रेचन के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए। अदरवाइज डायबिटिक में जब कुछ नहीं समझ में आए तो त्रिफला तो दे ही सकते हो मैम। डायबिटीज में निशामल की अष्टांग ने एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्रमेय है वो उसका एक सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस में निशामल की उन्होंने लिखा है रसायन के मैम फॉर्मेट में। ये जो प्रमेय में आप बोल रहे हो ना त्रिफला के लिए, मैंने कहीं पढ़ा ही था, तो उसमें ये दिया था कि हरित वो आ, हरितकी का जो है ना, जैसे कि अपन लोग प्रपोर्शन तीनों का बराबर ही रखते हैं ना। नहीं है ना? मैम देखिए ऐसा है ना कि आप देख लो बाय वेट कितना करना है, अगर आपको जैसे लगता है ना कि रेशन की कितनी जरूरत है, अलग अलग हाँ जगह यहाँ पर कई सारे दे रखे हैं कॉम्बो, कि एक हाँ जगह वही नंबर मैंने देखा वाइज था है, एक कि जगह वेट प्रपोर्शन अलग वाइज है। रखते हैं। हरितकी का आप प्रपोर्शन कम रहता है कंपेयर टू आमलकी के और विविक्ती के। हाँ कई सारे जगह अमल की डबल डालते हैं, अलग हाँ अलग लोगों का अपना अलग अलग मंतव्य है। बट मेरी एक आदत है मतलब मैं बुक को ही फॉलो करती हूँ हमेशा, खास करके जब मुझे कोई चीज नहीं समझ आती तो मैं बुक उठाती हूँ, जो वहाँ बोलता है मैं उस हिसाब से फॉलो कर लेती हूँ। मैम ये इस केस में मैम सुश्रुत जो प्रपोर्शन का मैम आपने बोला ना कि 2:1 3:1, मैम इस पे कुछ होगा क्या, जैसे कुछ अगर हाँ मैं कोई हाँ सर इसमें कैसे, है, आप कोई उठाएंगे जहाँ पर एग्जांपल्स के त्रिफला साथ? की, हाँ त्रिफला के बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी जिसने किया है ना उन्होंने लिखा हुआ है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। मेरे पास पढ़ा नहीं है एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में, अदरवाइज मैं दे देती कि अष्टांग ने क्या लिखा है, भाव प्रकाश ने क्या लिखा है, लेकिन मैं कभी पढ़कर इसका दे दूंगी आपको कि किसका कहाँ पर है। अब मॉडर्न के थोड़े से जो आगे लोग आए हैं उन्होंने इस प्रपोर्शन को चेंज करके त्रिफला को यूज कर सकते हैं, उसमें आमलकी थोड़ा ज्यादा डाल करके ना हरितकी का, हाँ तो ऐसे हम हाँ प्रेगनेंसी मैम में। वो तो है ही, जैसे मान लो किसी को स्किन डिसऑर्डर ज्यादा है तो आपको पता है स्किन डिसऑर्डर में हरित की ज्यादा काम करती है, किसी को आइस की ज्यादा प्रॉब्लम है तो विविध की ज्यादा काम करती है, हालांकि अभया भी इटसेल्फ स्किन के लिए बोली जाती है। तो ऐसे ऐसे हैं, जैसे त्रिकटु बहुत सारे लोग को अलग अलग रेशियो में देते हैं, तो वो उनके वीर्य वगैरह को देख लो, उस हिसाब से भी दे सकते हो। जब कुछ नहीं समझ में आया तो शास्त्र के हिसाब से दे लो, तो मैं अधिकतर शास्त्र को ज्यादा फॉलो करती हूँ। मैम जो त्रिफला रहता है नेचुरल त्रिफला, उसमें आंवला बहेड़ा हरड़ 3:1 रहता है क्या? सर देखिए एक जगह है नंबर वाइज, एक जगह है वेट वाइज, ठीक है। तो वेट वाइज इज डिफरेंट रेशियो, वेट वाइज यहाँ पर वो इक्वल अमाउंट है। नंबर वाइज दूसरा होता है, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कि अमलकी के एक फल को लोगे, हालांकि आज की डेट में मार्केट में भी अमलकी दो तरह की आती है, एक बड़ी साइज की भी आती है, एक छोटी साइज की भी आती है, हरितकी के साथ भी वही हालचाल है। तो स्टैंडर्डाइज आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना सर। अब जी ये मैम। सोचो कि उसके अंदर का जो बीज रहेगा, बीज के साथ काउंट करोगे, मान लो सूख गया वेट वाइज तो मैम, वेट वाइज हाँ, जैसे ड्राई हाँ तो वही करके। मैं वेट वाइज में तो इक्वल अमाउंट होता है। अच्छा अच्छा जी। हाँ नंबर वाइज में 1:2:4, कहीं पर 1:3:2, ऐसे करके अलग अलग रेशियोज हैं सर। अच्छा तो उसमें अब हम ड्राई को लेंगे कि वेट को लेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात हो जाएगी सर। और फिर हाँ उसका मैम। बीज सहित आंवला राइट। अलग हो जाएगा, क्योंकि हरित की तो सेल्फ बीज है ना, फल है, उसके अंदर जी तो बीज नहीं है। तो ये सब ये भेषज कल्पना से जिन्होंने एमडी किया वो ज्यादा बढ़िया गाइड कर पाएंगे, मैं आपको बुक पढ़ करके बता पाऊंगी।
क्योंकि मैं तो इक्वल अमाउंट में ही लेती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम और किसी को अभी कुछ नहीं? हरिहर सर आपको कुछ बोलना है सर? नाम है हाँ जी सर, अभी नमस्ते टाइम, सर, प्रणाम नमस्ते, सर, बोले सर। टाइम हो गया। हाँ जी सर, तो बंद कर दिया जाए सर? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट सभी को, प्रणाम सभी को। नहीं।